जय आरएसएस, जय बीजेपी, जय हिंद। 1990 से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में कभी भी कोई भी चुनाव नहीं हारा। ये चुनाव जीतने पर, जो गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव जीतने पर बीजेपी वेस्ट बंगाल की वाम मोर्चे की सीपीआईएम की लगातार सातवीं बार बनी सरकार के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगी, जिसमें 5 बार ज्योति बसु साहब की सरकार और 2 बार बुद्धदेव भट्टाचार्य जी की सरकार बनी थी। लेकिन लेकिन बीजेपी की थी 2002 में 127 सीटें, 2007 में थी 117 सीटें, 2012 में हो गई 115 सीटें और 2017 में रह गई 99 सीटें। यानी बीजेपी की लगातार सीटें गिरती ही चली गई। लेकिन नो प्रॉब्लम, ये सब चाणक्य साहब संभाल लेंगे, ये सब चाणक्य साहब मैनेज कर लेंगे। अभी वर्तमान में गुजरात के अंदर होने जा रहे विधानसभा चुनावों में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम, ये पार्टीज चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रही है। तो चूंकि पार्टीज ज्यादा होने पे बट नेचुरल है, सीटों का बंटवारा हो ही जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो तटस्थ वोट बैंक है, वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहता है, वो कभी भी डाइवर्ट नहीं होता, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का तटस्थ वोट बैंक है। इस कारण, क्योंकि और कई पार्टियां भी चुनावी मैदान में हैं, तो जो वोट गैर बीजेपी वोट होते हैं, उन वोटों में ही आपस में बंटवारा होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि गुजरात में सन 1989 में 1989 में कांग्रेस की माधव सिंह जी सोलंकी की सरकार बनी थी, जब उन्होंने 149 सीट्स पे जीत दर्ज करी थी, जो कि गुजरात विधानसभा चुनावों का रिकॉर्ड है। और हम ये उम्मीद करते हैं इस बार कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 182 सीटों में से 156 सीटें लेकर के आएगी और प्रचंड बहुमत के साथ मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में पुनः बनेगी। और इस तरीके से वेस्ट बंगाल की वाम मोर्चे की सीपीआईएम सरकार की लगातार 7 बार बनी सरकार की रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगी। आदरणीय गुजरात वासियों, मैं रहता हूं राजस्थान में, अजमेर जिले के मदनगंज किशनगढ़ में मैं रहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी साहब और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, जिन्होंने केंद्र में अपनी जिम्मेदारी संभाल रखी है और बहुत ही दक्षता से, निपुणता से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति अपना योगदान दे रहा है। मेरा निवेदन यह है कि आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो जो काम करे हैं, अगर वो काम ये लोग नहीं भी करते तो भी आराम से सत्ता सुख भोग रहे होते, वीवीआईपी जिंदगी जी रहे होते, कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले कांग्रेस की मनमोहन सरकार थी, वो मौन ही मौन में उन्होंने 2 टर्म निकाल दिए। लेकिन चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कि आरएसएस से संस्कारित है, और आरएसएस यानी कि सच्ची देशभक्त राष्ट्रवादी संगठन माननीय आरएसएस, उसमें से, उसके संस्कारों में से प्राप्त हमारा शीर्ष नेतृत्व, जो कि देश के सच्चे सपूत हैं, जिनको कि देश का दर्द आता है, तो उन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठा करके उनको सॉल्व किया जो कि कोई इस बारे में सोच भी नहीं सकता था। जैसे उन्होंने 370 हटाया,
उन्होंने 3 तलाक खत्म किया, उन्होंने राम मंदिर का मामला सुलझाया, उन्होंने सीएए का, एनपीआर का ये प्रावधान उनके द्वारा लाया गया। अभी यूसीसी की यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की घोषणा हो चुकी है, तो वो भी हमें समान नागरिक संहिता देश में अगर लागू होगी तो सभी के लिए सुगमता रहेगी, क्योंकि 150 करोड़ के इस देश में अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग मजहबों के लोग रहते हैं, इसलिए नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए, समान कानून व्यवस्था देश में होनी चाहिए। इसके अलावा मंदिरों का जीर्णोद्धार किया या सर्जिकल स्ट्राइक हुई या एयर स्ट्राइक हुई या जो भी अभूतपूर्व काम किए हैं, वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी के सपूत नरेंद्र जी मोदी साहब के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह साहब की लीडरशिप में सफल हुए और संपन्न हुए। अगर ये काम ये लोग नहीं करते जिसमें कि फुल रिस्क थी, तो भी ये आराम से अपने सत्ता का आनंद ले रहे होते, लेकिन उन्होंने अभूतपूर्व काम देश और देशवासियों की भलाई के लिए और हित के लिए किए, इसलिए हमें इन्हें अकेला नहीं छोड़ना है। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ 156 सीटों से भारतीय जनता पार्टी की विजय करानी है आदरणीय गुजरात वासियों को, क्योंकि दोस्तों जैसा कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी पंजाब होती हुई गुजरात पहुंची है और उनका जो फ्री वी की जो प्लानिंग है, उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें फ्री तो कोई किसी को कुछ दे ही नहीं रहा है, ये तो देशवासियों का ही पैसा है जो टैक्स के रूप में सरकार और प्रशासन के पास जमा होता है, और उसी पैसे से आपको वो फ्री वी का चश्मा पहना के और वो नजरिया आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो इस चीज को फ्री दे रहे हैं। फ्री कुछ नहीं मिल रहा है, तेरा तुझको अर्पण, इस फॉर्मूले पे आम आदमी पार्टी काम कर रही है। दूसरा एक उदाहरण मैं और ये देना चाहता हूं, सपोज करो अपने घर पे कोई मेहमान आए, अपने घर पे मेहमान आए, खाना खाते समय मेहमान अपने घर में अपनी रसोई में से अपने को ही घी उंडेल उंडेल के अगर खिला रहे हैं, तो इसमें कौन सी बुद्धिमता वाली बात है? मेहमान अपने घर में आए और अपने ही लाड प्यार में अपने को लाड प्यार करते हुए अपना ही माल अपने को ही चूर चूर के खिला रहे हैं। तो यही चीज केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। एक और उदाहरण देता हूं, जैसे हमने बैलगाड़ी देखी होगी, गधा गाड़ी देखी होगी या घोड़ा गाड़ी जिसे तांगा कहते हैं वो देखा होगा, तो कभी कभी ऐसे कार्टून्स आ जाते हैं जो कि मैंने देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा, कि जब वो अगर जो जानवर अगर अपनी गाड़ी खींच रहा होता है तो उसके आगे डंडे से रस्सी से कुछ ऐसी चीज लटका देते हैं जो उसकी खाद्य सामग्री होती है उस जानवर की, तो वो इस भ्रम में दौड़ता ही रहता है कि मेरे को ये खाना है, मैं इसके नजदीक पहुंच रहा हूं, और वो उसको चलाता ही रहता है। बिल्कुल सेम सिस्टम ये फ्री वी की प्लानिंग के अनुसार ये सबको भ्रमित कर रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, जिस चीज के प्रोडक्शन में पैसा लगता है तो उसका बाकायदा चार्ज लगना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रणाली में यह नियम तर्कसंगत है, तथ्यात्मक है। उसका कारण यह है कि दिल्ली के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर जहां पर कि आप अपना फ्री वी की प्लानिंग कर रहे हैं, इस फ्री वी की प्लानिंग आप तब कर सकते हैं कि आपकी सरकार पे यानी कि आपके राज्य पे तो कर्जा है, हजारों लाखों करोड़ रुपए का कर्जा है। इसके अलावा बेरोजगारी और महंगाई, क्योंकि ग्लोबल डिस्टरबेंस हुआ है कोरोना कोविड से, तो इकोनॉमिक तो पूरे वर्ल्ड की डिस्टर्ब हुई है। हालांकि हिंदुस्तान ने तो 200 देशों में अभी पिछले महीनों में ही अपनी जो पायदान था, अपनी जो स्टेज थी, वो 5वीं पायदान पर हिंदुस्तान 200 देशों में पहुंचा है अपनी अर्थतंत्र को लेके, अर्थव्यवस्था को लेके, जिसमें कि ब्रिटेन को पछाड़ा था।
तो वो एक बात अलग है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व इतना सक्षम है, इतना निपुण है, इतना दक्ष है कि उन्होंने जो अपनी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सोचा था उसकी तैयारी थी। इसलिए जो भी साजिशों के तहत कोविड और कोरोना हिंदुस्तान के अंदर आया तो उसको भी माननीय प्रधानमंत्री साहब ने फेस कर लिया। माननीय शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने उन सबको फेस करके और नॉर्मल वातावरण में देश और देशवासियों को लेकर के वो वापस आ गए। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया उनको हम अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। गुजराती कुछ भी कर सकते हैं लेकिन गुजराती विश्वास कभी नहीं तोड़ सकते, गुजराती विश्वास कभी नहीं तोड़ सकते। और यह भारतीय जनता पार्टी इस वक्त, मैं ये कहूंगा कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बड़ी कुशलता के साथ हिंदुस्तानियों का, गुजरातियों का, हिंदुस्तान का और गुजरात का नाम पूरे वर्ल्ड में शिखर पर पहुंचा रहा है, डंके की चोट गूंजा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्योंकि गुजरात से बिलोंग करते हैं और गुजरात में यानी उनके घर में ही चुनाव है, तो जड़ें तो मजबूत होनी चाहिए ताकि नेतृत्व इतना कार्य कुशलता से अपने दायित्वों को अंजाम दे सके कि देश हित में और देशवासियों के हित में तीव्र गति से विकास हो सके। मैं ये कहना चाहता हूं आदरणीय गुजरात वासियों से कि आपके भरोसे ताल ठोक रखी है मोदी जी ने, अमित शाह साहब ने और भारतीय जनता पार्टी ने। गुजरात न सिर्फ मोदी जी की जड़ें हैं, न सिर्फ अमित शाह साहब की जड़ें हैं, गुजरात भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इस समय वर्तमान में। मैं अब यह कहना चाहता हूं यारों दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की जो विरोधी पार्टियां हैं वो अपने वोटर्स से लगभग 95% प्लस की वोटिंग कराते हैं, 95% प्लस की वोटिंग कराते हैं। उनका तो अगर कोई 90-95 साल के कोई बुजुर्ग भी होते हैं जो कि शायद चलने फिरने में भी असमर्थ होते हैं, उनकी भी वो टांगा टोली कर लाते हैं और वोट जरूर जरूर दिलाते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि जो भारतीय जनता पार्टी का तटस्थ वोट बैंक है वो शायद 50% तक ही वोट डालने पहुंच पाता है। तो जो संख्या में हमसे कम है वो भी किसी भी तरीके से असर रखते हैं पॉलिटिक्स में और इस कारण हमें संघर्ष करना पड़ता है। मैं अपने यंगस्टर्स को और जो भी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आने वाले समय में अपने देश को, देशवासियों को, अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है, अपने ही देश में अपन देशवासियों को यानी इस देश के मालिकों को शरणार्थी नहीं बनना है, तो वोट जरूर 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 देने जाना और भारतीय जनता पार्टी को जरूर जरूर वोट देना। ये ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि यदि आपको स्वतंत्र वातावरण चाहिए, किसी का भी कोई भी दमनकारी नीति अगर नहीं चाहिए अपने आप पर, तो भारतीय जनता पार्टी जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए बराबर भाव रखती है और इसका सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन और वोट दीजिएगा ताकि भविष्य आपका और आने वाली पीढ़ियों का सुरक्षित रहे। देखिए, देश में करोड़ों की संख्या में रोहिंग्या, घुसपैठिए, बांग्लादेशी 1947 के बाद से लेकर अब तक इन 75 सालों में घुस चुके हैं। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील माननीय अश्विनी जी उपाध्याय साहब ने बताया था, उनकी वीडियो मैंने देखी थी। तब उन्होंने जानकारी दी थी कि इन 75 वर्षों में लगभग 4-5 करोड़ प्लस घुसपैठिए देश के अंदर घुस चुके हैं, जिससे कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था, हमारे संसाधनों में भी गजब का मतलब असंतुलन हो रहा है। क्योंकि जो यहाँ आकर के रहते हैं, यहाँ बस जाते हैं, तो फिर वो अपने हमारे संसाधनों को वो भी काम में लेते हैं, तो बट नेचुरल है कि उसके लिए हमें भी फिर संघर्ष करना पड़ता है, जो कि उचित नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनका ये देश है, वो इस देश के जो नागरिक हैं वो यहीं के हैं, उनको यहीं रहना है, कहीं जाना नहीं है। लेकिन जो घुसपैठिए हिंदुस्तान के अंदर घुस चुके हैं उनको निकालने का बीड़ा हम सभी
हिंदुस्तान वासियों को, हिंदुस्तानियों को उठाना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब ने, तो मैंने देखा था एक नेशनल टीवी पर, नेशनल न्यूज़ में उनका इंटरव्यू चल रहा था, जब उन्होंने बताया था कि जो घुसपैठिए हिंदुस्तान के अंदर घुस चुके हैं उनको तो वापस जाना ही होगा। ये है कि अगर वो अपने आप को खुद ही डिक्लेयर कर दें तो बेटर है, ताकि हम उनको भिजवाने की व्यवस्था कर सकें। आप देखिए, मानवता, इंसानियत वाली बात देखिए जो गृह मंत्री साहब ने फरमाया था उस समय, कि हम उनको भेजने की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन उनको तो वापस जहां से वो आए हैं उस जगह जाना ही होगा। और ऐसी ही भावना हर हिंदुस्तानी की होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने देश और देशवासियों के अधिकारों की रक्षा कर सकें। दोस्तों, मेरा ये कहना है कि यदि आप लोगों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि भाई वोट किसको देना है, भारतीय जनता पार्टी को देना है या कांग्रेस को देना है या आम आदमी पार्टी को देना है या किसको देना है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कट्टर फॉलोअर हूं, यानी मैं कट्टर भारतीय जनता पार्टी हूं, मैं कट्टर बीजेपी हूं। आरएसएस मेरे संस्कारों में है, और हिंदुस्तान में मैंने जन्म लिया, इस बात का मुझे गर्व है, गौरव है, घमंड है और हमेशा रहेगा। और मैं जब जब भी जन्म लूं, मेरी मातृभूमि हिंदुस्तानी हो, ऐसा मैं मालिक से प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, यदि आपको कन्फ्यूजन है तो आइए मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी श्रेष्ठ ही नहीं सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम है, उच्च ही नहीं सर्वोच्च है। देखिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने दो प्राइम मिनिस्टर दिए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब और नरेंद्र जी मोदी साहब, और दोनों की परफॉर्मेंस देश ने, देशवासियों ने, पूरी दुनिया ने, विश्व ने देखी है और देख रहे हैं। और आज की तारीख में इतने संघर्ष के बाद भी अगर अपना देश हिंदुस्तान पूरी दुनिया के शुरू के 5 देशों में अपना स्थान बना पाया है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की कुशलता का परिणाम। तो हिंदुस्तान प्रगति के पथ पर बढ़ता रहे और विश्व गुरु बने, इस कारण या इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी को ही फॉलो करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा, और किन्हीं भी चुनावों में हमेशा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देशभक्त और राष्ट्रवादी पार्टी है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र अभी गुजरात के चुनावों के लिए घोषित हुआ है, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी की एक खास बात मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो मीन्स घोषणा करी है वो इस प्रकार से है कि 5 साल के अंदर 20 लाख रोजगार दिए जाएंगे। 5 साल के अंदर 20 लाख रोजगार दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। 1 लाख महिलाओं को रोजगार दिए जाएंगे। 2 सी फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की सिफारिशों का पूर्ण क्रियान्वयन किया जा रहा है और यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। यह सब देश हित में उठाए गए कदम है। सिंचाई नेटवर्क विस्तार के लिए 25,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित कर दिया गया है। छात्राओं को यानी कि गर्ल्स स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिक बाइक यानी इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। आतंकवादी संगठन और भारत विरोधी ताकतों के स्लीपर सेल में संभावित खतरों को पहचानने के लिए एवं उन्हें खत्म करने के लिए एंटी रेडिकलाइजेशन सेल की स्थापना की जाएगी। आप देखो कि
वर्तमान में जो प्रॉब्लम्स हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का ये दूर की सोच है, मतलब दूरदृष्टि है उनकी कि आने वाले समय के लिए सैकड़ों यानी शताब्दियों तक वो सुगमता करते चले, ऐसी परिपाटी पे वो देश को डाल रहे हैं, ऐसे नियम वो बना रहे हैं, ऐसे नियम ला रहे हैं। इसके अलावा जैसे सरकारी संपत्तियों का जो नुकसान होता है उसके विरोध के लिए बिल बनाया जाएगा। इस तरीके के डिक्लेरेशन संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब के द्वारा घोषित किए गए हैं। अब आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोविड को फेस करने के बाद भी 150 करोड़ लोगों की आबादी वाले देश ने पूरे विश्व में अपनी छाप कैसे छोड़ी। देखिए, अमेरिका हथियार बांटता है, भारत अनाज बांटता है। कोविड के बाद जब भी अनाज की प्रॉब्लम विश्व को हुई, भारत ने उसे फुलफिल किया। चीन कर्ज बांटता है, भारत दवाई बांटता है। भारत ने दवाइयां और वैक्सीन ये विश्व को दी थी। यूरोप लेक्चर देता है, भारत वैक्सीन देता है। तो हिंदुस्तान विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति और अपनी क्षमता दर्ज करा चुका है, अपनी कुशलता का पराक्रम दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के सानिध्य में। दोस्तों, मोदी साहब का विजन देखो आप। अगर उन्होंने माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू है, उसका अगर निर्माण कराया, तो आप ये देखिए कि उस स्टैचू की जो कॉस्टिंग आई, एक दिन वो कवर होने के बाद सरप्लस में इकोनॉमी उस स्टैचू से रिलेटेड हो जाएगी। क्यों? कि वो विश्व धरोहर हो गई। उसको देखने के लिए जो टूरिस्ट वहां आते हैं, बट नेचुरल है उस पर चार्ज एप्लीकेबल है, तो वो वहां के मेंटेनेंस के लिए और जो इन्वेस्टमेंट वहां हो गया उसके रिटर्न के लिए और हमेशा के लिए, अनंत समय के लिए, वो एक कमाऊ प्रोजेक्ट हो गया, एक आदर्श आप कह सकते हैं कि मिसाल कायम हो गई। तो उनका विजन ऐसा रहता है कि उनको पता है कि देश की जब बागडोर उन्होंने संभाली थी, सत्ता उन्होंने संभाली थी 2014 में, 2013 में मनमोहन सरकार थी कांग्रेस की, जब देश की इकोनॉमी कितनी लचर जर्जरा अवस्था में थी कि भारतीय सेना के को बारूद लाने के लिए राजकीय कोष में पर्याप्त धन नहीं था। ऐसा मैंने प्रमुख समाचार पत्रों की मेन हेडलाइन में 2013 एंड में पढ़ा है। उस कंडीशन में देश को संभाला है मोदी जी साहब ने, और वर्ल्ड की 5 नंबर इकोनॉमी आफ्टर दिस कोविड डिस्टर्बेंस, जिसमें 75 दिन का लॉकडाउन रहा था, जिसमें कि आप ये देखिए 80 करोड़ जनता को 2.5 साल तक मुफ्त राशन मुहैया कराया, 225 करोड़ वैक्सीन इंजेक्ट कराई। आप ये सोचो, इन सबको करने के बाद भी 150 करोड़ लोगों के इस देश को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। अन्यथा महंगाई या बेरोजगारी की समस्या ये तो व्यापक समस्या हो गई, पूरे विश्व में व्यापक समस्या है, विश्व स्तरीय समस्या हो गई। शैले शैले न माणिक्यम मोक्तिगम न गजे गजे साधवो न सर्वत्र चंदनम न वने वने। यानी शैले शैले यानी चट्टान, शैल यानी चट्टान, पहाड़, हर पहाड़ पे शैले शैले न माणिक्यम, हर पहाड़ पे माणक नहीं होते। मोक्तिगम न गजे गजे, गज यानी हाथी, मोती यानी कि गज के मस्तक पर, हर हाथी के मस्तक पर मोती नहीं मिलते। साधवो न सर्वत्र, इस लाइन के लिए ये मुहावरा लोकोक्ति मैंने अभी यहां पर प्रस्तुत करी है। साधवो न सर्वत्र, साधु यानी सज्जन पुरुष, इन द सेंस कि यदि किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी है तो वो
उस काम को कितनी निपुणता, कितनी दक्षता के साथ उस काम को करता है, वो इसकी एबिलिटी है, वो उसका नायक है, वो उसका हीरो है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, मोदी जी साहब, अमित शाह साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी दक्षता और निपुणता के साथ देश को चला रही है, देश का शासन चला रही है और पूरे विश्व में अपनी अमिट छाप छोड़ रही है और देश को विश्व गुरु के पद पर अग्रसर कर रही है। तो ऐसे नायक, ऐसे हीरो हर समय में, हर देश में नहीं मिलते। ये हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी मोदी जी साहब और अमित शाह साहब ने अपना जलवा दिखा रखा है, जिससे कि हम अपने देश को विश्व गुरु के लिए अग्रसर कर रहे हैं। आप ये देखिए कि अभी वर्तमान में देश के अंदर जो मुख्य पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, और जो कि अभी गुजरात में आम आदमी पार्टी भी अपना चुनाव लड़ने का जो उसकी कामना है उसको पूरा कर रही है। तो अपन ये काम करते हैं कि 5 स्तरों पे इन तीनों पार्टियों की तुलना कर लेते हैं, जिससे कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फॉर एवर किसी के भी दिलो दिमाग से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और को वोट देना चाहिए क्या। इसके लिए अपन 5 सब्जेक्ट पे बात करेंगे, तीनों पार्टियों की, भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की। इन तीनों पार्टियों की तुलना करेंगे 5 बेस पे। पहला बेस रहेगा ईमानदारी का, दूसरा बेस रहेगा सिद्धांत का, तीसरा सुरक्षा का, चौथा नेतृत्व का और पांचवा भविष्य का। तो आइए अपन शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट अपन लेते हैं ईमानदारी। मैं आपको तर्क संगत और तथ्यात्मक बातें करता चलूंगा, आपको खुद को फिल्टर हो जाएगा माइंड में, आपका मन मस्तिष्क अपने आप यह गवाही देगा कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना चाहिए। कैसे, सुनिए आप। सबसे पहला अपना बेस लिया अपन ने ईमानदारी का। ईमानदारी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब 2014 में बनी थी, तब आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले मोदी जी ने आते ही जनधन खाते खुलवाए थे। 50 करोड़ प्लस खाते, जनधन के खाते माननीय मोदी जी साहब ने जिन भी देशवासियों के खाते कभी जिंदगी में नहीं खुले थे, उनके खाते खुलवाए थे। उसका रीजन ये था कि सरकार की तरफ से मिलने वाली लाभार्थियों को जो लाभ मिलता है वो पूरा का पूरा लाभार्थियों तक पहुंचे, बीच में तोड़ बट्टा नहीं हो, बीच में भ्रष्टाचार नहीं हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पहले जो भारतीय जनता पार्टी की चिर विरोधी पार्टी की सरकार थी, उनके प्रमुख ने तो कहा हुआ है कि अगर हम 100 रुपया रवाना करते हैं केंद्र से, तो लाभार्थी तक सिर्फ 15 रुपया ही पहुंच पाता है। 85 रुपए तो तोड़ बट्टे में, भ्रष्टाचार में, रास्ते के सफर में ही निपट जाते हैं। तो ये पूत के पग पालने दिख जाते हैं। वो 100% ईमानदार हैं, वो बाकायदा मदद करना चाहते हैं परेशान देशवासियों की, इसलिए उन्होंने आते ही सबसे पहले जनधन खाते खुलवाए। मुझे आज तक आप कोई मिसाल पूरे विश्व में बता दो जिसकी ऐसी सोच रही हो और जिसने 50 करोड़ खाते खुलवा दिए हों और जनहित में, देशवासियों के हित में। तो आपको ये सब चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा। अब चूंकि ईमानदारी पे अपन ने बीजेपी की परफॉर्मेंस दी, मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होता जा रहा है, इस कारण मैं शॉर्ट में सल्टाऊंगा। अब आते हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की ईमानदारी, चलिए इस पे चलते हैं। कांग्रेस के जो चीफ थे उन पे बोफोर्स तोप घोटाले का आरोप, कांग्रेस के जो किसी कालखंड में चीफ थे उन पे अगस्ता हेलीकॉप्टर के घोटाले का आरोप, कांग्रेस के जो कभी चीफ रहे उन पर हेराल्ड केस में घोटाले का आरोप, कांग्रेस के जो मुख्य चीफ जो है उनके लिए भी, जो उनके भी वीवीआईपी हैं, मिस्टर वाड्रा, उनके ऊपर डीएलएफ का घोटाला,
यानी डीएलएफ के घोटाले का आरोप, तो ईमानदारी के लेवल में आप भारतीय जनता पार्टी तुलना, जो भी प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करते हैं उनसे आप तुलना कर लीजिए। मैं हाथों हाथ आपकी तुलना करा देता हूँ। दो की तो हमने कर दी, साहब ने तो जनधन खाते खुलवा दिए, कांग्रेस ने, आपको पता ही है कि हर चीफ ने अपने अपने रिकॉर्ड कायम करे। उसके अलावा अब आते हैं आम आदमी पार्टी पर। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो चीफ हैं वो इतने दिमागी रूप से बिजनेस माइंडेड हैं कि खुद के पास तो कोई मंत्रालय रखा ही नहीं, खुद के पास तो सिर्फ कलेक्शन। फंसे तो मुर्गा फंसे, वो बकरा फंसे जो कि फंसे, अपने पे तो कोई आंच आनी ही नहीं। तो ये चीजें, ईमानदारी पे मैंने तीनों पार्टियों की आपको तुलना करी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तो जेल मंत्री, उसके पहले शायद स्वास्थ्य मंत्री, या वो शराब आबकारी निधि, या कभी कोई बस घोटाला, या कभी क्या कभी क्या कभी क्या। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि जो अपने बच्चों की कसम खाने के बाद भी पॉलिटिक्स में आता है, और ये खाने की कसम खाने के बाद भी वो कांग्रेस से समर्थन करके अपनी सरकार बनाता है, 28 सीट आने पर हेल्प लेता है, और जो पता नहीं ऐसी क्या कमाई करता है कि 21 करोड़ का उसका स्विमिंग पूल है या बंगला है वो निर्माण हो रहा होता है। पता नहीं क्या चीज़ें होती रहती है और देश के पॉलिटिक्स में। और मेरे देशवासी इतने भोले क्यों हैं कि वो ऐसे झांसे में आ जाते हैं, मुफ्त के झांसे में, और अपनी ही जड़ें कमजोर करने वाले का साथ देने लग जाते हैं। लेकिन मैं आज ये क्लियर करूंगा, इस वीडियो की समाप्ति के पहले पहले मैं इस वीडियो को देखने वालों को विश्वास दिला दूंगा, उनको खुद को भरोसा हो जाएगा, यकीन हो जाएगा कि कभी भी जिंदगी में अगर वोट देना तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना, अगर भारतीय जनता पार्टी उस चुनावी समर में है या भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति वहां है तो। दोस्तों, पहला सिद्धांत हो गया था ईमानदारी का, दूसरा सिद्धांत, सॉरी, पहला बेस हो गया था ईमानदारी का, दूसरा बेस आ गया अपना सिद्धांत का। सिद्धांत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आफ्टर कोविड या बिफोर कोविड जो भी कभी कोई भी सरकार की योजनाएं अभियान आई, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो शौचालय निर्माण हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग मतलब वो मुख्यमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री आवास की सुविधा हो, चाहे वो कोई सी भी फ्री राशन वितरण का हो मामला, चाहे XYZ जो भी अभियान या जो भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा देश हित में चलाए गए, उसमें कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में पक्षपात या भेदभाव नहीं किया गया। आपने भी यूपी के चुनावों के समय में भी, या कई बार अभी आजकल जो सोशल मीडिया पे अलग अलग वीडियोस आते हैं जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी देशवासियों के अपने अपने विचार वहां पर आते हैं, तो वो सब ये बताते हैं कि हाँ, हमें भी ये फायदा मिला है और बहुत अच्छी संख्या में मिला है। कई जगह तो मतलब अनअपेक्षित उनको मदद मिली है, कि जहां पर कि बहुसंख्यकों को तो कम मिली है मदद इन द सेंस नंबर ऑफ में, और उनको अल्पसंख्यकों को वहां ज्यादा मिली है। तो सबको इस चीज का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास के सिद्धांत पे शासन करती है। अब आइए आप कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की विचारधारा या कांग्रेस का जो सिद्धांत है वो क्लियर कट पिक्चर है, क्लियर पिक्चर है कि तुष्टीकरण की राजनीति है। उसका जो अपना वोट बैंक है जिसके कारण वो अपने मीन्स पॉलिटिकल सेक्टर में स्टैंड रहती है, तो उसको ना तो कभी नाराज करना चाहती है ना कभी वो नाराज करती है, और कभी कभी वो उस पार्टी, उस अपने वर्ग के फेवर में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करती रहती है जिससे कि उस वर्ग को भी ये रहे कि हाँ, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी है या हम इसके सपोर्टर हैं। तो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति रही है, किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। इसके बाद चलते हैं हम आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी को जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो भी वोट बैंक है या जो भी वोटर्स हैं वो किसी भी तरीके से कैसे भी मैनेज होकर के आम आदमी पार्टी के सपोर्टर बन जाए, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह जानता है आम आदमी पार्टी का चीफ सुप्रीमो की भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक तटस्थ वोट बैंक है, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता है। ठीक है, 1-2% को इधर उधर डिस्टर्ब हो भी जाते हैं तो हमारे चाणक्य साहब
हमारे चाणक्य साहब 10 से 15 या 15-20% की व्यवस्था ऑलरेडी पहले रखते हैं। तो जो बीजेपी का वोट बैंक है वो तटस्थ वोट बैंक है, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिया में आ रही है या प्रदेश में आ रही है, तो वो गैर बीजेपी वोट्स को ही डाइवर्ट करती है, डिवाइड करती है। तो उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा है, और अन्य पार्टियों को या चिर प्रतिद्वंदी पार्टियों को ज्यादा नुकसान है, क्योंकि उनके वोट बैंक में से वो वोट टूट रहे हैं। तो ये आम आदमी पार्टी का जो इनका जो इस बारे में फॉर्मूला है, समीकरण है, वो मैंने ऑब्जर्व किया है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी जो भी वोट बैंक हैं, भले उनकी मांगे जायज हो ना जायज हो, एक बार की तो सारी मांगे पूरी करो, और उनको कैसे भी उनकी खुद की पार्टी में, जिसे कि वो AAP कहते हैं, उसमें उनको अपना वोट बैंक बनाओ। तो दूसरा सिद्धांत के अंदर भी मैंने तीनों पार्टी की तुलना कर दी कि गुजरात में मेन तीनों पार्टियां प्रमुख रूप से चुनाव लड़ रही है। तीसरा चलते हैं अपन सुरक्षा के दृष्टिकोण से। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी ने माननीय भारत की जो अपनी वीर सेना है उसको मॉडिफाई किया है, इन द सेंस उसको मॉडलाइज किया है, यानी कि अत्याधुनिक उपकरणों से उसको, अपनी भारतीय सेना को उनको सुसज्जित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने। भले वो ब्रह्मोस मिसाइल हिंदुस्तान में बनानी हो, चाहे वो S-400 अमेरिका के ऑब्जेक्शन के बावजूद रशिया से लाना हो, चाहे विक्रांत को अपने समुद्री बेड़े में उतारना हो, चाहे अल्टीमेट यूनिक मशीन गन्स या जो भी अपने वेपन्स हैं वो लाने हो, या जो अपने डिफेंस के इक्विपमेंट्स है, हेलमेट वगैरह है, या जो सिक्योरिटी के लिए अपने सोल्जर्स की सिक्योरिटी के लिए जो बुलेट जैकेट्स होती है, उन सब में उन्होंने मतलब बहुत अच्छा अपने को कंसंट्रेट किया मोदी जी साहब ने, और भारतीय सेना को सक्षम बनाया है। तो सोने पे सुहागा किया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी ने। इसके बाद चलते हैं कांग्रेस के लिए। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ कहना चाह रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने जो आप मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की कितनी दूरदृष्टि है, कितनी आगे की सोच है, कि उनको ये पता 150 करोड़ की आबादी वाले देश में जो सीमावर्ती राज्य हैं, जम्मू कश्मीर है, बंगाल है, केरल है, कैसे ना कहीं से कैसे भी घुसपैठ हो रही है, जिसमें कि रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसते ही जा रहे हैं, जो करोड़ों में घुस गए। तो आने वाले समय में भारत देश के अंदर गृह युद्ध की संभावना प्रतीत होती है। तो आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इतनी शानदार योजना प्रतिपादित करी, जिसे कि अग्निवीर कहा जाता है। इतनी शानदार योजना, क्योंकि मैं कई बार सोचता था कि अगर ऐसी स्थिति हो जाए, गृह युद्ध जैसी पोजीशन मालिक ना करे, कि ऐसी अगर स्थिति बन जाए, तो ऐसे हालातों से मासूमों की रक्षा करने के लिए अब भी वर्तमान समय में प्रशासन के पास या सिस्टम के पास क्या सॉल्यूशंस हैं। बड़ी भयावह स्थिति हो सकती है। इसलिए बहुत ही शानदार सटीक फॉर्मूला माननीय मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना के तहत देश के अंदर प्रतिपादित किया है कि हर 4 साल में अगर वो उनको सेना से अगर रिटायरमेंट मिलता, तो क्या हुआ, गुण तो उनमें भर ही दिए गए हैं। तो वो अब हो सकता है कि देश की इंटेलिजेंस बनके देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अब वो आंतरिक रूप से देश की रक्षा करेंगे, जिससे कि सभी देशवासियों में भी थोड़ा सा कानून के प्रति मान मर्यादा, मान सम्मान और थोड़ा भय, क्योंकि भय भी ना हो ही ना प्रीत, तो सभी कंट्रोल में रहेंगे। तो ऐसी कभी परिस्थिति बनेगी ही नहीं। फिर अगर वो रिटायर भी होंगे तो उनको जो निश्चित अमाउंट मिलेगा, जो शायद 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख रुपए जो भी होगा, तो उससे अपनी एक नई ढंग की शुरुआत वो कर सकते हैं, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली के लिए, अपने करियर के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी योजना मुझे लगी आने वाले समय में, जो कि एक वर्ग विशेष का, मजहब विशेष की जो आबादी है पूरे वर्ल्ड में, उनका ये लक्ष्य रहता है, मकसद रहता है कि जहाँ पर भी अगर उनकी जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा हो, तो वो अपने वर्चस्व के लिए वहाँ पर अधिकार मांगने के लिए वो हिंसात्मक प्रदर्शन भी करने से गुरेज नहीं करते।
हालांकि हमारे देश में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाईचारे से रहते हैं और हमेशा भाईचारे के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि ये अपना देश है। अपने को यहाँ रहना है तो अपने को ही संभालना और सुधारना पड़ेगा। बाहर का आकर के कोई भी अपने देश के लिए दर्द नहीं लेगा। तो दोस्तों, ये तो थी बात सिद्धांत की, जो मैंने आपको बताई थी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैंने आपको भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा का दृष्टिकोण अग्निवीर तक ये बताया। इसके बाद अपन चलते हैं कांग्रेस का क्या दृष्टिकोण है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। कांग्रेस की क्या रचनात्मक कार्य, जो उस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा, शायद पिछले चुनाव में, शायद पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर थे उस समय, शायद मेरे ख्याल से शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष थे या जो भी चीफ हैं, राहुल गांधी जी। तो उनका ये वक्तव्य आया था जो मैंने ऑब्जर्व किया। मैं कट टू कट यानी शब्द से तो नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन उसका मैं भावार्थ बता रहा हूँ कि उन्होंने बॉर्डर स्टेट्स में, शायद जम्मू कश्मीर में, सेना को किसी क्षेत्र से कुछ कम करने की या कुछ तो भी कुछ वहाँ से जो जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है सिक्योरिटी की, वहाँ से कुछ शायद उन्होंने ऐसा कुछ कम करने की बात मेरे को उस समय जो समझ में आई थी। तो ये चीज, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति अपने वोट बैंक के डिस्टर्ब नहीं हो जाए या इधर उधर नहीं छिटके, उनको खुश करने के लिए ऐसे कदम और ऐसी घोषणाएं करी जाती हैं जो कि देश हित में या देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इसके अलावा अब आओ आप आम आदमी पार्टी के दृष्टिकोण से। आम आदमी पार्टी के दृष्टिकोण से अगर अपन सुरक्षा की बात करते हैं तो उनका तो किसी भी हालत में, आम आदमी पार्टी का तो वोट बैंक डिस्टर्ब होना ही नहीं चाहिए। वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, खालिस्तानी समर्थकों से भी वो जाकर के हाथ मिला सकते हैं। अब जैसे दिल्ली दंगे में उस समय जब अम, ये फरवरी की बात है, जब दिल्ली में दंगे हो गए थे, उस समय जब अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख आए हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप, और वो मोटेरा में उस समय जब उनका प्रोग्राम फंक्शन था, उनका वेलकम था, उसके बाद वो गए थे जब दिल्ली में दंगे हो गए थे, तो उसका जो मास्टरमाइंड था आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन, तो उसको भी उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को चाकुओं से गोद दिया। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अंतिम समय तक भी उसको इन कृत्य के कार्य में नहीं माना, लेकिन लास्ट में जाके क्योंकि सब कुछ प्रमाणित हो गया तब उनको मानना पड़ा। आप ये सोचो कि वो अपने वोट बैंक की कितनी फिक्र करते हैं, उसके लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, जो कि हमने प्रत्यक्ष देखा है। अभी वो राजेंद्र पाल गौतम जो आम आदमी पार्टी के, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के लिए ये कहा कि भाई हम इनको नहीं मानते। देखिए, सभी धर्मों के, सभी इंसानों के अपने अपने इष्ट होते हैं, कोई किसी को माने कोई किसी को नहीं माने, लेकिन हाँ, हमें किसी भी धर्म गुरु की या किसी के भी इष्ट की या देवी देवताओं की कभी भी कोई भी बुराई नहीं करनी चाहिए। आप यदि किसी के देवी देवता को नहीं मान रहे हैं तो आप नहीं मानिए, लेकिन आप ये इस तरीके की घोषणा करके और विवाद क्यों पैदा करते हैं या अशांति का माहौल क्यों क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि देश में अप्रिय घटनाएं हों। तो ये सब आम आदमी पार्टी का जो सत्ता के प्रति लालच है, वो देखने को मिला कि उन्होंने जो ये राजेंद्र पाल गौतम ने ये सब सभा वगैरह करी थी और ये सब किया, तो उनके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट उन्होंने कदम नहीं उठाया आम आदमी पार्टी ने। तो आप देख सकते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी नहीं टिकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश के सपूत है, और जो देश के सपूत को देश के लिए दर्द आता है वो किसी और को थोड़ी आता है, वो किसी और को नहीं आता। इसके बाद चलते हैं नेतृत्व पे। नेतृत्व में ग्लोबल लीडर है नरेंद्र जी मोदी साहब। आपको पता है पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता हैं नरेंद्र जी मोदी साहब। मोदी साहब वो हस्ती है पूरे वर्ल्ड में कि अगर
शुरू की हस्तियां भी अगर कोई इंपॉर्टेंट कदम उठाती है तो पहले एक बार वो मोदी जी से मीटिंग जरूर करते हैं। जैसे कि रशिया के राष्ट्र प्रमुख पुतिन अगर यूक्रेन पे अटैक करने जा रहे थे तो मोदी जी साहब से मिलने के बाद ही वो आगे बढ़े। वो मीटिंग बाकायदा इंडिया में आकर के करके गए। या इमरान खान पाकिस्तान का जो राष्ट्र प्रमुख रहा, प्राइम मिनिस्टर, उसने खुद ने कहा कि स्वतंत्र विदेश नीति है हिंदुस्तान की, वो अपने देश के और देशवासियों के हित में ही डिसीजन लेते हैं। वो किसी प्रेशर में नहीं आते हैं, भले वो प्रेशर यूएसए का हो चाहे वो किसी भी शक्ति का प्रेशर हो, वो देशवासियों और देश हित में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। उन्हें मोदी जी साहब कहते हैं। तो आप ये देखिए कि नेतृत्व क्षमता माननीय मोदी जी साहब की, जहां पर मोदी जी साहब होते हैं वहां का माहौल अपने आप में सारा मोदी जी साहब पे केंद्रित हो जाता है, भले वो उनके सामने अमेरिका के राष्ट्रपति या कोई भी देश के राष्ट्र प्रमुख क्यों नहीं हो उस जगह। तो ये चीज है, ये जलवा है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का। अब आप नेतृत्व की क्षमता की बात मैंने आपको भारतीय जनता पार्टी की बताई। अब नेतृत्व की बात अपन करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के अंदर तो यह हालत है कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही तैयार नहीं है। तो वो देश का नेतृत्व करने का, खैर अपने अपने लॉजिक है। अभी 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 हिमाचल में चुनाव थे, अब भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी, तो कोई भी सीक्वेंस यूं कड़ियां यूं मतलब मेल नहीं खाती है, कड़ी से कड़ी जुड़ नहीं पाती है। तो एक अनुभव की कमी। और देखिए साहब, जो जिसने संघर्ष देखा है वो किसी संघर्षरत इंसान की दुख और तकलीफों को समझ सकता है। जिसने हमेशा फॉर एवर एकदम वीआईपी जिंदगी देखी है अपनी जन्म से ही, तो उसको शायद इतना अनुभव नहीं होता है। खैर, सबको अपने अपने फील्ड में अपने अपने करियर बनाने के लिए स्वतंत्रता है और सबको अपने अपने प्रयास करने भी चाहिए। हमारी शुभकामनाएं सभी के साथ है। अब आते हैं अपन आम आदमी पार्टी के नेतृत्व क्षमता पर। इनका तो एक ही फॉर्मूला है कि किसी भी हद तक चले जाएंगे, सरकार इनकी बननी चाहिए, भले देश तोड़ने वाली ताकतों से हाथ मिला लेंगे, चाहे खालिस्तानी समर्थकों के साथ हाथ मिला लेंगे, लेकिन इनको तो सत्ता चाहिए ही चाहिए। दिल्ली कैसे जीत ली? रोहिंग्या घुसपैठिए जो घुस गए थे, उनके वोटर आइडिया जो भी फॉर्मेलिटीज कार्ड बनाने थे उनके इस तरीके से बना दिए, क्योंकि ये बनाने के बाद आम आदमी पार्टी का वोटर है। पंजाब में कैसे जीत ली, कैसे सरकार बना ली कि खालिस्तानी समर्थन कर दिया होगा, अंदरूनी हाथ मिला लिए गए होंगे, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। कुछ ना कुछ न्यूज आई थी कि किसी खालिस्तानी समर्थक के घर पे रुके थे, रात बिताई थी इन द सेंस, या खालिस्तानी समर्थक से कुछ ना कुछ मीटिंग हुई थी। खैर जो भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कोई भी नेतृत्व क्षमता की पार्टी इस समय तो मेरे को कहीं पर भी कोई भी नजर नहीं आ रही है। अब चलते हैं अपन पांचवें स्टेप पे, जिसका नाम है भविष्य। भविष्य अगर आप जानना चाहेंगे तो इनकी परफॉर्मेंसेस से ही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तुलना कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की चूंकि केंद्र में सरकार है और अगर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो डबल इंजन की सरकार कंपैरेटिवली ज्यादा तेज गति से विकास कराती है, तीव्र गति से देश और देशवासियों का विकास होता है। उसके बाद अपन चलते हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस पे अपन चलते हैं, मैं जल्दी इस वीडियो को करना चाहूंगा क्योंकि बहुत लंबा जा रहा है। कांग्रेस पे चलते हैं तो इनके भविष्य में तो ये चीज है कि अभी वर्तमान में 2 राज्यों में सरकार है और भविष्य में एक राज्य इसलिए लड़खड़ा रहा है, राजस्थान, क्योंकि वहां पर भी इनके नेतृत्व में ही मनमुटाव है। तो भविष्य हमेशा जिसका सुदृढ़ हो ऐसों का ही हाथ पकड़ना चाहिए और ऐसों की ही शक्ति बनना चाहिए, और वो है भारतीय जनता पार्टी। अब भविष्य के लिए अपन चलते हैं आम आदमी पार्टी की
परफॉर्मेंस पर। बंगाल की तरह रोहिंग्या घुसपैठिया भी चलेंगे, लेकिन वोट बैंक बढ़ना चाहिए। यह है आम आदमी पार्टी जो मैंने ऑब्जर्व किया। जिस हिसाब से दिल्ली के अंदर रह रहे रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को पहले शिविर लगा करके आर्थिक सहायता, बिजली कनेक्शन, ये वो सब दे करके, और उनको आम आदमी पार्टी का वोटर बनाने के दृष्टिकोण से सारी फैसिलिटियां उपलब्ध कराना, यानी आप देख सकते हो, सोच सकते हो कि कोई इंसान अपने निजी स्वार्थ के लिए देश और देशवासियों के खतरे में जाने के लिए कोई सी भी रिस्क भी ले सकता है। खैर दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। मेरा यही कहना है कि आने वाले 13 महीनों में, यानी कि दिसंबर और अगला पूरा साल, अब 10 राज्यों में चुनाव होने। अभी हिमाचल में चुनाव हो गया था। इस 13 महीनों में 10 राज्यों में चुनाव होने हैं। उसके 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होंगे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का चुनाव होगा, जो कि मोदी जी साहब ही चुने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार केंद्र में वापस चुनी जाएगी और शासन हिंदुस्तान का चलाएगी। अभी हिमाचल के चुनाव हो गए, गुजरात के चुनाव चल रहे हैं। इसके बाद आएगा मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। राजस्थान हम दे देंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महोदय डॉक्टर सतीश पूनिया साहब के नेतृत्व में हम राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनाने के लिए हम अपनी जान लड़ा देंगे, और हमारे शीर्ष नेतृत्व को राजस्थान भी भारतीय जनता पार्टी को दे देंगे। ये हमारे प्रयास रहेंगे। और इसके बाद जम्मू कश्मीर में, अभी मैंने हफ्ते भर पहले नेशनल टीवी पे, नेशनल न्यूज़ में ये समाचार देखे थे कि जम्मू कश्मीर की जो वोटर लिस्ट है वो दुरुस्त हो चुकी है। तो संभावना है कि जम्मू कश्मीर में भी जल्दी से जल्दी विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। आने वाले 13 महीने के अंदर अंदर 10 राज्यों में चुनाव है, जिसमें राजस्थान भी इंक्लूड है। और उसके 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव है, जिसमें कि केंद्र सरकार चुनी जाएगी। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि गुजरात वासी अपने हीरो को, कोहिनूर को पहचानेंगे। कोहिनूर के 2 टुकड़े हो गए, जिनमें से एक मोदी जी हैं और एक अमित शाह साहब हैं। गुजराती ब्लड, गुजरात के सपूत, गुजरात वासी जरूर जरूर इनका साथ देंगे, और देश और देशवासियों के अच्छे भविष्य के लिए हमेशा 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 भारतीय जनता पार्टी को ही विजयी बनाएंगे। तो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय आरएसएस, जय बीजेपी, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।